तेज बारिश हो रही थी और बारिश के साथ फिर तेज आंधी चलने लगती है। पूनम एक छोटे से घर में रहती थी जहां उसकी 5 साल की बेटी पीहू और कोमा में पड़ा पति अखिलेश था। अपने पति का इलाज और घर का खर्च चलाने के लिए फिलहाल पूनम दर्जी का काम करती थी। एक वही काम था जिससे उसे 4 पैसे मिल जाया करते थे। तभी आंगन में ढेर सारे पत्तों को देखकर पूनम कहती है, ओहो, मैं तो यहाँ की सफाई कर करके पागल हो चुकी हूँ। पता नहीं कोयल ने ऐसी जगह पेड़ ही क्यों लगाया है। उनके घर में तो फल फ्रूट गिरते हैं, यहाँ पत्ते पत्ते गिरने लग जाते हैं। रोज सुबह शाम इनकी सफाई करनी पड़ती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, बारिश भी हो रही है। माँ, आप पकौड़े बना दो ना। बेसन तो है नहीं, आटे के ही बनाकर खिला देती हूँ। और ये पत्ते बारिश के कारण गीले हैं, सूखते ही इन्हें जला दूंगी। पीहू बेटी, तू अंदर चल, भीग जाएगी वरना मैं आ रही हूँ। फिर पूनम अपनी बेटी के लिए आटे के पकौड़े बनाकर उसका दिल रख देती है और अपने पति के सर पर हाथ रखकर कहती है, अजी, आपको कोमा में गए 3 महीने हो गए हैं, अब तो आंखें खोल लीजिए। डॉक्टर कहते हैं कोमा में गया हुआ आदमी भी हमारी सारी बातें सुनता है। मेरे लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए ही आ जाइए, आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। माँ, आपने तो खाया ही नहीं, आप भी खा लो, आपने बहुत ही अच्छे पकौड़े बनाए हैं। तू खा लेगी तो मेरा पेट वैसे ही भर जाएगा बेटी। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है और पत्ते भी सूख जाते हैं, तो पूनम उन पत्तों को जला देती है। ऐसे ही अगले दिन भी आंधी की वजह से उसके आंगन में फिर से हरे पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। ओहो, आज फिर से ये पत्ते इकट्ठे हो गए। मैं तो इनकी सफाई कर करके हद से ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अब कितना कहूँ पड़ोसन को भी। एक तो ये पत्ते किसी काम में आने को भी राजी नहीं है। आज मैं इन्हें जलाऊंगी भी नहीं। इनको जलाते जलाते मेरी माचिस की 4 डिब्बियाँ खत्म हो जाती हैं। सिलाई का भी काम बाकी है। आज 2 जनों का ब्लाउज तैयार करके देना है। पूनम आंगन में झाड़ू लगाकर पत्ते को इकट्ठा कर देती है। फिर अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर ब्लाउज को सिलने लगती है कि तभी टीना नाम की एक लड़की वहाँ पर आती है और पूनम से कहती है, हेलो आंटी, मुझे माँ ने भेजा है, आपने उनके दोनों ब्लाउज तैयार कर दिए हैं? हाँ बेटा, बस अभी तैयार करके रखे हैं। ठीक है, दरअसल मैं आपसे एक और बात कहने आई थी। मैं बहुत बड़े बड़े फैशन डिजाइनर और शोरूम में गई हूँ। जितना हो सकता था मैंने उतनी खोजबीन भी की है, सब्यसाची भी और यहाँ तक कि अंबानी के कपड़ों की भी, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा। मुझे शादी का लहंगा इतना डिफरेंट चाहिए जो किसी ने आज तक ना कभी पहना हो और ना ही देखा हो, ना उस लहंगे के बारे में किसी ने सुना हो। माँ ने बताया था आप काफी अच्छी दर्जी हैं, बस इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ और मेरी शादी में सिर्फ 15 दिन है। अब आप मेरा ब्राइडल लहंगा तैयार कर दीजिए। आप जितना बोलेंगी मैं उतना पैसा दूंगी। तुम मेरे पास बहुत भरोसे से आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगी और पैसे जायज ही मांगूंगी। या तो तुम्हारी इच्छा हो वरना मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। नहीं आंटी, अगर मैंने आपसे कुछ बड़ी चीज की डिमांड की है तो आपको उसकी कीमत तो जरूर मिलेगी। फिलहाल मैं चलती हूँ, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि किस चीज का मुझे लहंगा चाहिए। अब वो चीज भी आप ही डिसाइड कर लेना। इतना कहकर टीना ब्लाउज लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पूनम उसकी बातों में काफी ज्यादा डूब जाती है। कभी बर्तन साफ करते हुए उस बारे में सोचती है तो कभी खाना पकाते हुए। 3 दिन बाद अभी तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं ऐसी किस चीज का लहंगा बनाऊं उसके लिए जो उसे काफी अच्छा लगे। ऐसी क्या चीज है जो लोगों ने ना देखा है और ना सुना है? माँ,
3 दिन से आप यही बात बोल बोल कर सोचे जा रही हो। सोने का समय हो गया है। आज मुझे आप कोई कहानी सुनाओ ना। चलो। अरे हाँ माँ, आज के जमाने में आप सिलाई करती हो तो लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। पहले तो ये होता नहीं था। तो लोग क्या पहनते थे माँ? मेरी गोद में सर रख, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। पहले सभी लोग जंगल में रहते थे, जो कि पूरी तरीके से इंसान भी नहीं थे। तुम उन्हें हमारे पूर्वज भी कह सकती हो। पहले ये सब सिलाई धागे की मशीन नहीं थी, तो वो लोग पेड़ पत्तों और जानवरों को ही खाया करते थे और पेड़ के पत्तों और जानवरों की खाल से ही अपने शरीर को ढक लिया करते थे। उसी के कपड़े पहनते थे। अच्छा माँ, ऐसा होता था? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ बेटा, अरे आइडिया, पहले के जमाने में भी तो लोग पत्तों के कपड़े पहनते थे। क्यों न मैं टीना बिटिया के लिए कुछ पत्तों से रिलेटेड ही ब्राइडल लहंगा बनाऊं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। वैसे भी मेरे आंगन में तो ढेर सारे पत्ते रहते हैं। तभी वो दोनों सो जाती हैं। अगले दिन पूनम उठकर उन पत्तों को इकट्ठा कर लेती है। फिर इकट्ठे किए हुए पत्तों से वो टीना के लिए एक सुंदर सा लहंगा बना देती है। अच्छा तो लग रहा है, पर दुल्हन का जोड़ा हो और लाल रंग के पत्ते न आजमाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी पूनम घर से थोड़ी दूर लाल रंग के पत्तों वाले पेड़ से पत्ते लेकर आती है और उससे भी लहंगा, चुन्नी और ब्लाउज तैयार कर लेती है। अगले दिन जब टीना आती है तो वो अपने सुंदर से लहंगे को देखकर कहती है, अरे आपने तो सच में मेरी बात को साबित कर दिया। ऐसा लहंगा कभी किसी ने ना देखा होगा और ना ही पहना होगा। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आंटी। शुक्रिया, मैं इतना अच्छा लहंगा भी बना सकती हूँ, मुझे नहीं पता था। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अरे नहीं नहीं, ये सब तो आपकी मेहनत है। परसों मेरी शादी है, आप आ जाना। और ये रही आपकी पेमेंट, पूरे 90,000 रुपए हैं। हे भगवान, इतने ज्यादा? बेटा तुमने ज्यादा दे दिए हैं, मेरी तो इतनी लागत भी नहीं लगी है। पर मेहनत और कलाकारी तो है। और अंकल जी की तबीयत भी खराब है, इससे आप उनका इलाज करवाना, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया बेटा, इन पैसों से मैं उन्हें फिर से अस्पताल में एडमिट करा देती हूँ। इतना कहकर पूनम अपने पति को हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके पति का इलाज अच्छे से करते हैं। और 2 दिन के बाद वो टीना की शादी में अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, जहाँ टीना का ब्राइडल पत्तों वाला लहंगा काफी लोगों को पसंद आता है। वहाँ पवन नाम का एक डिजाइनर भी आया हुआ था, जो कहता है, वंडरफुल, इट्स अमेजिंग। आज तक मैंने ऐसा ब्राइडल लहंगा कभी नहीं देखा और इसका जुड़ाव भी प्रकृति से है। टीना, मुझे बताओ ये किसने बनाया है? उसे मैं अपने स्टूडियो में ले जाऊंगा ताकि मैं उससे और लहंगे बनवाऊं। उसकी पोस्ट को बढ़ाओ, उसकी कला को और आगे बढ़ाओ। आपने मेरे लहंगे की इतनी तारीफ की, इसके लिए आपका शुक्रिया। ये पूनम आंटी ने बनाया है, वो देखो आपके पीछे हैं। आ गई वो। नमस्ते, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आपने इतने अलग अलग पत्तों से एक सुंदर सा दुल्हन का जोड़ा बनाया है। मैं मार्केट में ऐसे और दुल्हन के जोड़े लाना चाहता हूँ। क्या आप और लहंगे बनाएंगी? मैं आपको अपने फैशन डिजाइनर की पोस्ट देना चाहता हूँ। आपकी फीस पूरे 1 लाख रुपए होगी। मैं तो इस टैलेंट को विदेशों में ढूंढने जा रहा था, पर आपसे मुलाकात हो गई। देखिए मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। देखिए, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मैं कैसे आपके फैशन डिजाइनर की पोस्ट में काम आऊंगी। फिर भी अगर आप मुझे इतना काबिल समझते हैं तो मैं आपके साथ जरूर काम करूंगी। आंटी जी, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ये बहुत बड़े फैशन डिजाइनर हैं। सच? फिर ठीक है, तो मैं आपके साथ जरूर काम करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तभी सब लोग टीना के ब्राइडल लहंगे की तारीफ करते हैं और उसका अमेजिंग फोटोशूट भी होता है। साथ ही पूनम की काबिलियत आज उसे ऊंचे मकाम पर पहुंचा देती है। अब वो पवन के साथ उसके फैशन स्टूडियो में काम करती है और बड़े बड़े लोगों के लिए पत्तों के ब्राइडल लहंगे तैयार करती है। इससे उसे काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं और अब वो अपनी गरीबी से निकलकर अमीर लाइफस्टाइल में हंसी खुशी से रहने लगती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मानवी नाम की एक लड़की रहा करती थी। मानवी बहुत ही सुंदर और एक समझदार लड़की थी। फिर एक दिन मानवी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। वो लोग बहुत ही अमीर परिवार से थे और वो लोग जैसे ही मानवी को देखते हैं वो उसे तुरंत ही पसंद कर लेते हैं, क्योंकि मानवी पहले से ही बहुत सुंदर और समझदार थी। भाई साहब, आपकी बेटी मानवी हमें बहुत पसंद आई। हम 2 महीने बाद शादी करने के लिए आएंगे। फिर लड़के वाले 2 महीने का समय देकर वहाँ से चले जाते हैं। मानवी बेटी, तुम्हारा रिश्ता बहुत ही अमीर घर से आया है। अगर तुम्हारी शादी उस घर में हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तुम्हारा जीवन बहुत खुशहाल बीतेगा। लेकिन शादी के लिए तो हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं। शादी के लिए लहंगा, सैंडल और चूड़ियाँ भी तो चाहिए। हाँ माँ, आप सही कहती हो। शादी के लिए 9-10 हजार का बहुत सुंदर लहंगा चाहिए और लहंगे के साथ साथ सैंडल, झुमका और मेहंदी भी तो चाहिए। मानवी बेटी, तुम चिंता मत करो। इस महीने जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा लहंगा खरीदूंगा। लेकिन पापा, आपको तो अपने काम से 3-4 हजार रुपए ही मिलते हैं। 4 हजार में तो मेरा लहंगा नहीं आ पाएगा और 2 ही महीने के अंदर मेरी शादी भी है। बेटी, तुम चिंता मत करो। 2 महीने के अंदर हम दोनों कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। तुम्हारी शादी के लिए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है, लेकिन मानवी की शादी के लिए अभी तक पैसे नहीं हो पाए थे, क्योंकि मानवी के पिता को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली थी। उस दिन शाम को मानवी के पिता उदास होकर घर पर आते हैं। तभी मानवी अपने पापा से पूछती है, अरे पापा, क्या हुआ? आप इस तरह से उदास क्यों हैं? तभी वहाँ पर मानवी की मम्मी भी आ जाती हैं। तब मानवी के पापा बोलते हैं, मानवी बेटी, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे मालिक का जहाज समुंदर में डूब गया। जहाज डूब जाने से मेरे मालिक को बहुत नुकसान हुआ है। इस वजह से वो मुझे इस महीने की तनख्वाह नहीं देंगे। तो पापा, क्या आप मुझे लहंगा नहीं दिलवाएंगे? आपने ना तो लहंगा खरीदा है, ना सैंडल, ना मेहंदी। आपने हमारे लिए अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा है। 1 महीना तो बीत गया है, लेकिन अभी तक शादी की एक भी तैयारी नहीं हुई है पापा। हाँ जी, मानवी तो सही बोल रही है। हम लोगों को कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। अब हम लोग क्या करें? काव्या, मुझे भी नहीं पता कि अब हम लोग क्या करेंगे। मानवी बेटी, जाने दो। अब हम लोग लहंगा नहीं खरीदेंगे। लहंगा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी साड़ी खरीदूंगी। साड़ी के साथ साथ सैंडल और मेहंदी भी खरीदूंगी। मानवी बेटी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पापा की तनख्वाह भी अभी तक नहीं मिली है, इसीलिए अब हम लोग कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है माँ, आप सही कह रही हो। मुझे अब लहंगा नहीं चाहिए। फिर एक दिन मानवी एक पार्क में बहुत उदास होकर बैठी हुई थी। उसी पार्क से एक बहुत ही सुंदर परी गुजर रही थी। जब परी मानवी को इतना उदास बैठा हुआ देखती है, तब परी मानवी के पास आकर उससे बोलती है, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतनी उदास क्यों हो? आप कौन हो? आप एक परी हो ना? हाँ, मैं एक परी हूँ।
लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? परी जी, मेरा नाम मानवी है और मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि पापा मेरी शादी के लिए एक अच्छा सा लहंगा खरीद सकें। और मेरी शादी भी तय हो चुकी है। अगले महीने ही मेरी शादी है और अभी तक शादी की कोई भी तैयारी नहीं हुई है। ना तो मेरे पास सैंडल है और ना ही लहंगा। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये समस्या दूर हो जाएगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या सच में परी जी, आप मेरी मदद करेंगी? लेकिन वो कैसे? हाँ मानवी, मैं तुम्हारी सच में मदद करूंगी क्योंकि मैं एक परी हूँ और हम परियों के पास जादुई शक्तियाँ होती हैं। उस शक्ति से मैं तुम्हें जो भी चाहे वो चीज दे सकती हूँ। तो परी जी, क्या आप मुझे एक लहंगा दे सकती हो? हाँ मानवी, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ। इतना बोलकर परी मानवी को एक जादुई लहंगा देती है और लहंगा देकर परी मानवी से बोलती है, मानवी, याद रहे कि ये एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे से तुम कुछ भी मांगोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बहुत ही अच्छी परी हो। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अच्छा ठीक है मानवी, अब तुम अपने घर जाओ और अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखना। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। फिर मानवी जादुई लहंगे को लेकर अपने घर चली जाती है और अपने मम्मी पापा के पास जाकर उनसे बोलती है, माँ, पिताजी, अब हम लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि अब हम लोगों के पास जादुई लहंगा है। फिर मानवी परी के दिए हुए जादुई लहंगे के बारे में अपनी मम्मी और पापा को बताती है। मानवी के मम्मी और पापा बहुत ही खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो तेरी शादी बहुत ही अच्छे से और धूमधाम से होगी। हाँ बेटा, जिन्हें जरूरत होती है उनकी मदद भगवान जरूर करते हैं। फिर मानवी जादुई लहंगे के पास जाकर जादुई लहंगे से बोलती है, हे जादुई लहंगे, तुम मेरे लिए बहुत ही सुंदर सैंडल दे दो। मानवी के इतना बोलते ही उसके सामने बहुत ही सुंदर सैंडल प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर मानवी बहुत ही खुश हो जाती है। हे जादुई लहंगे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जादुई लहंगे, अब तुम मुझे थोड़े से पैसे भी दे दो क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मानवी के इतना बोलते ही उसके सामने बहुत सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं। अब मानवी बहुत ही खुश हो जाती है। फिर मानवी खुश होकर अपने मम्मी और पापा के पास जाती है और उनसे बोलती है, माँ, आपको पता है, जब मैंने जादुई लहंगे से सैंडल और पैसे मांगे तो जादुई लहंगे ने मुझे तुरंत ही दे दिए। बेटी मानवी, परी का बहुत बहुत धन्यवाद। परी ने हम लोगों के जीवन में आकर तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल दिया, नहीं तो अब हम लोग क्या करते। हाँ माँ, आप सही कहती हो। मैं जल्दी से जाकर जादुई लहंगे से शादी की पूरी चीजें मांग लेती हूँ। अब मानवी जादुई लहंगे से अपनी शादी के लिए मेकअप, सैंडल और मेहंदी सब चीज मांग लेती है। अब उसकी शादी की बहुत अच्छे से तैयारी हो चुकी थी। अब मानवी के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब इंतजार था तो सिर्फ मानवी की शादी का। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। आज मानवी की शादी है और सभी लोग बहुत ही खुश हैं और लड़के वाले भी बारात लेकर मानवी के घर पर आ जाते हैं। और इधर मानवी जादुई लहंगा पहनकर बिल्कुल परी की तरह सुंदर दिख रही थी। मानवी जादुई लहंगे से बोलकर अपनी शादी के लिए पैसे भी मांग लेती है। मानवी के पिता जैसे ही दहेज देने के लिए वहाँ पर जाते हैं,
विराट के पिताजी दहेज देखकर बोलते हैं, अरे भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमें दहेज क्यों दे रहे हैं? हमें तो दहेज नहीं चाहिए। अरे भाई साहब, हमने तो दहेज नहीं मांगा और हमें दहेज की जरूरत भी नहीं है। दहेज लेना बहुत ही गलत बात है। हमें दहेज नहीं चाहिए। विराट के पिता की ये बात सुनकर मानवी के पिता बहुत ही खुश होते हैं। फिर मानवी और विराट की शादी हो जाती है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। जादुई लहंगे की वजह से मानवी का पूरा जीवन ही बदल जाता है और वो अपने ससुराल में जाकर हंसी खुशी से रहने लगती है। शादी का मंडप सजा हुआ था। किरण के पिता हरीश की आंखों में आंसू थे। वो लड़के के कदमों में अपनी पगड़ी रखकर रो रो कर अपनी बेटी की खुशियाँ मांग रहे थे। आरव बेटा, ऐसे शादी के लिए मना मत करो। मेरी किरण की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझ गरीब बाप पर रहम करो बेटा। मैं तुम्हारी सांवली लड़की से शादी नहीं कर सकता। माँ पापा, आपने पहले क्यों नहीं देखा? इस लड़की का रंग सांवला है। आरव बेटा, इन लोगों ने हमें फोटो गलत भेज दिया था। फोटो में तो इसका रंग गोरा ही दिखाई दे रहा था। अरे फोटो में इतना कहाँ पता चलता है भाई। अब जो भी है, आरव अगर इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो हम अपने बेटे पर जोर नहीं देंगे। चलो आरव बेटा, चलो। आरव शादी तोड़कर बारात वापस ले जाता है। आज किरण की शादी दहेज के कारण नहीं, बल्कि उसके सांवले रंग के कारण टूटी थी। किरण के पिता ने किरण की शादी के लिए अपनी गांव की जमीन को बेच दिया ताकि किरण की शादी में कोई कमी न रहे। हरीश किरण की खुशियाँ चाहता था। किरण के लिए हरीश उसका पिता और माँ दोनों था। किरण जब 5 साल की थी तो उसकी माँ का देहांत हो गया था। तभी से हरीश ने अकेले ही किरण को पाल पोस कर बड़ा किया। किरण बिटिया कहाँ गई? कहीं मेरी बच्ची ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? नहीं नहीं, किरण बिटिया, किरण बिटिया। पापा, क्या हुआ? आपको लगा मैं कहीं कुछ कर न लूं? नहीं पापा, आपकी बेटी आप ही की तरह मजबूत है। मैं इतनी कमजोर नहीं जो शादी टूटने से अपने आप को कोई चोट पहुंचा दूं। पापा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम वापस गांव चले जाएंगे पापा। तेरी माँ के जाने के बाद गांव का घर उसी की याद दिलाता था, इसीलिए मैं तुझे लेकर शहर आ गया बिटिया। तू ठीक कह रही है, इस शहर में अब हमारा कुछ नहीं है। चल बिटिया, अब अपने गांव चलते हैं। किरण अपने बूढ़े पिता की खातिर अपने बहते हुए आंसू रोक लेती है और दोनों गांव वापस आ जाते हैं। गांव में हरीश फिर से नाव चलाने का काम शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन, क्या हुआ पापा? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप बैठो, मैं अभी आपके लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। किरण बिटिया, पहले ही बहुत देर हो गई है। काम पर जाना भी तो जरूरी है ना। मैं चाय शाम को पी लूंगा। अभी मैं जाता हूँ। आज की थोड़ी कमाई हो जाएगी। पापा, आज आप नहीं, मैं नदी पर जाऊंगी नाव चलाने। और आप जानते हैं ना कि मुझे नाव चलानी बहुत अच्छे से आती है। आज आप आराम करो और मुझे रोकना मत। आपको पता है ना, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। किरण हरीश को आराम करने का बोलकर नदी पर नाव चलाने के लिए चली जाती है। पर किरण जब सवारी को छोड़कर नाव लेकर वापस आ रही थी, तभी कोई बचाओ, मेरा दोस्त नदी में डूब रहा है। बचाओ, बचाओ। अरे, ये तो कोई आदमी नदी में डूब रहा है। मुझे इसे बचाना होगा। किरण डूबते हुए लड़के को बचा लेती है। लड़का बेहोश हो गया था। किरण लड़के को देखकर चौंक जाती है। ये तो आरव जी हैं। ये यहाँ पर
हम दोनों यहाँ घूमने के लिए आए थे। अचानक आरव का पैर फिसल गया और ये नदी में डूबने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे दोस्त की जान बचा ली। ये बेहोश हो गए हैं। मेरा घर पास में ही है। आप मेरे साथ मेरे घर तक चलिए। किरण बिटिया, तू जानती है ना, ये वही आरव है जो तुझे बीच मंडप में छोड़कर चला गया था और तू उसे घर ले आई। अभी होश में आए तो इसे यहाँ से जाने के लिए बोल देना। मैं नहीं चाहता कि इसे देखकर तू और दुखी हो और तेरे जख्म ताज़ा हो जाएं। आरव को होश आ जाता है। वो भी किरण और उसके पिता को देखकर चौंक जाता है। आरव मेरे दोस्त, तुझे होश आ गया। आज इन्होंने ही तेरी जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया किरण, तुमने मेरी जान बचाई। अब मुझे चलना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। आरव 2 कदम ही आगे बढ़ता है कि तभी वो अचानक से लड़खड़ाकर गिरने लगता है। देखिए, अभी आप इस हालत में नहीं हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। आपको 2 से 3 दिन ठीक होने में लगेंगे। आपके सर पर पत्थर लगा था जिसकी वजह से जख्म है। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं, तब आप यहाँ से जा सकते हैं और आप दोनों यहाँ पर रह सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। किरण बिटिया, तुमने इनको यहाँ क्यों रोक लिया है? जानती है, तू जितना आरव को देखेगी तुझे उतना दुख होगा। पापा, आप ही तो कहते हो, मजबूरी में सबकी सहायता करना हमारा फर्ज होता है। अभी आरव के जख्म ताज़ा हैं, वो ठीक हो जाएगा तो मैं उसे जाने से नहीं रोकूंगी। किरण का स्वभाव और सेवा भाव देखकर आरव बहुत शर्मिंदा होता है। उसने किरण के साथ इतना बुरा किया। उसके सामने रंग के कारण उसे शादी के मंडप में छोड़ दिया और आज वही किरण उसकी इतनी सहायता कर रही थी। आरव को वहाँ रहते 2 दिन बीत चुके थे। आरव, किरण तो सचमुच बहुत अच्छी लड़की है। तूने उसके साथ बहुत गलत किया है यार। मेरे दोस्त, अभी भी वक्त है, तू माफी मांग ले और शादी के लिए मना ले। मेरे दोस्त, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही है। मैंने इन लोगों के साथ बहुत बुरा किया है यार। अब किस मुंह से माफी मांगू? आरव अभी अपने दोस्त से बात कर ही रहा था कि तभी हरीश की तबीयत बिगड़ जाती है। क्या हुआ पापा? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपको अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। किरण, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखिए, आपके पिताजी के दिल का ऑपरेशन होगा और वो शहर के बड़े हॉस्पिटल में ही हो सकता है। आप अपने पिताजी को शहर ले जाइए। पापा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगी। वहाँ अच्छे से हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। तुम चिंता मत करो पापा। किशन, तो एक एम्बुलेंस बुक कर। हम आज ही किरण और उसके पिताजी को लेकर शहर जाएंगे। आरव किरण और उसके पिताजी को लेकर शहर के बड़े हॉस्पिटल में पहुंचता है। किरण के पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और समय पर इलाज हो जाने के कारण उनकी तबीयत में सुधार आ जाता है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पिताजी का समय पर ऑपरेशन हो गया, इसलिए अब इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। बस कुछ दिन और हम इन्हें यहाँ हॉस्पिटल में रखेंगे, फिर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। किरण, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी ठीक हैं। अपने आंसू पोंछ लो। हरीश को होश आ जाता है और कुछ दिनों बाद उसे छुट्टी मिल जाती है। अरे बेटा, तुमने मेरे लिए जो किया वो अपनों से बढ़कर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। पापा, आप ठीक हो। मेरे लिए इससे बड़ा प्रायश्चित कुछ और नहीं होगा। मेरा एक प्रायश्चित और है। मुझे एक प्रायश्चित और करना है। जो भूल मैंने उस दिन की थी, उस भूल का पछतावा मुझे आज हुआ है। मैं उसको सुधारना चाहता हूँ।
मैं आपसे किरण का हाथ मांगता हूँ और मैं जानता हूँ मुझे किरण से अच्छी लड़की कोई और मिल ही नहीं सकती। किरण लाखों में एक है। किरण, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हे प्रभु, तूने मेरी बच्ची की जिंदगी में खुशियाँ भर दी। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। और फिर कुछ ही दिनों बाद आरव और किरण की शादी हो जाती है और किरण का जीवन खुशियों भरा हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।